हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर्स का जो एक टॉपिक्स है, जो जानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे फर्स्ट आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बारे में दिया गया है। उस कार्बोहाइड्रेट्स को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम लोग केमिकल रिस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल रिस्पेक्ट्स बायोलॉजी वाले टीचर्स आपको बताएंगे। इसका केमिकल रिस्पेक्ट्स क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आज आप लोग जान ही गए। टॉपिक हम लोग का हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर लंबा सेक्शन है, इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके करके अरेंज करेंगे, बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट्स के बारे में अभी कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप नोट कीजिए अपने टॉपिक्स। टॉपिक्स का नाम हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, को इसको हाइड्रेट्स रहने दें, कार्बोहाइड्रेट्स। इसका अभी हम दे रहे हैं, हेडिंग में दे दीजिए पार्ट 1। पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 1, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स इस लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा पाए जाना मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, सबसे ज्यादा जो बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट रहता है किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करता है, किस में? बॉडी में। उस केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या होता है? किसी जीवन को उत्पत्ति होता है, जीवन के का प्रोग्रेस होता है। जीवन में जैसे एज बढ़ता है ना, तो उस प्रोसेस के द्वारा ही एजिंग होता है, डेवलपमेंट्स होता है। तो उसमें ये बायोमॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंस इस सेक्शन में करें, इसका एबंडेंस सबसे ज्यादा है, रिसोर्स है बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में इसको पॉइंट्स बनाएंगे। क्या लिखेंगे? पॉइंट्स बनाते हैं यहाँ पर कि हाँ लिख सकते हैं कि इट इज मोस्ट abundant biomolecule present in living system that is responsible for harmonious and synchronous progress of chemical reaction that in body that lead to life। ठीक है, इसके बारे में तो याद रखिए ये क्या होगा? हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जो हमारे बॉडी में बताया ना, प्रोग्रेस डेवलपमेंट्स जो होता है वो सिस्टेमेटिक सिंक्रोनाइज होता है। एजिंग प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सिंक्रोनस, और वो प्रॉपर जो होता है वो किसके द्वारा होता है? केमिकल रिएक्शंस में। और वो केमिकल रिएक्शन किस में होगा? बॉडी में, जो हमारे लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। उसमें बायोमॉलिक्यूल का बहुत योगदान है। लेकिन जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है, उस बायोमॉलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशंस है वो किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। अदर बायोमॉलिक्यूल्स का भी है, लेकिन मेनली है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का।
अब इसमें आपके एनसीईआरटी में के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को दो रूप से एक्सप्लेन किया गया है। एक कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डेफिनेशन दिया गया है, कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट दिया है, कार्बोहाइड्रेट का क्या न्यू कॉन्सेप्ट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे ओल्ड डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ किसका, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए डेफिनेशन तो फिर डेफिनेशन ही होता है, डेफिनेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट आइडिया है उसको इलेबोरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। हाइड्रेट जाने वाटर, इसको देखा गया कि इसको ओल्ड डेफिनेशन कहता है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, उसमें जितना नंबर कार्बन का होगा उतना ही नंबर किसका, वाटर मॉलिक्यूल का होगा। यानी जो पानी में H और O का जो रेशियो है वो रेशियो वही रेशियो रहेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। समझ पा रहे हैं। तो इसको कहा गया ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखा गया कि इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दैट हाइड्रेट्स माने H2O हाइड्रेट्स कंटेनिंग, देख पा रहे हैं, कंटेनिंग सेम मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन किस में, इन वाटर। यहां लिख देते हैं इन किस में, वाटर, इन वाटर, या यहां एक्सप्लेन कर देते हैं इन किस में, वाटर। आप समझिए इन किस में हो गया, वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, ऐसे करके लिखें, दैट इज कार्बन अगर X है तो वाटर भी क्या होगा, X ही होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। क्या हो गया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स इतना जितना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हुआ उसमें हाइड्रेट्स जो होगा कंटेनिंग सेम रेशियो, हाइड्रेट में वाटर में सेम रेशियो होगा, किसका सेम रेशियो होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जिस किसमें, जैसे वाटर में होता है वही रेशियो होगा। और इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो स्टोइकोमेट्रिकल रेशियो है वो बिल्कुल क्या, आइडेंटिकल होगा। एंड इसमें दे सकते हैं, एंड यहां पर लिख सकते हैं, एंड रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रेट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसीलिए हम इसको अगर x मानेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, x, या ऐसे कर देते हैं वाटर को यहाँ y मान लेते हैं तो इसके हिसाब से क्या होगा, x ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। हेयर x इक्वल टू क्या होगा, y। इसको हम लोग ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से इट इज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, ठीक है। अब ओल्ड डेफिनेशंस में क्या प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों ये डेफिनेशंस गलत किया गया, ओल्ड क्यों कह दिया गया, इसका मतलब ये डेफिनेशन सबके लिए लागू नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन का कुछ ना कुछ क्या होगा, लिमिटेशंस हो गया। अब लिमिटेशंस जो हुआ वही आपके बुक का क्वेश्चन है। तो पूछता है x इक्वल टू वाई, ठीक है मान रहे हैं, इसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ कहाँ कहाँ दिक्कत है इसके बारे में हम देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि इसमें ऐसे करके लिख सकते हैं, पॉइंट बना रहे हैं हम लोग। ये तो हो गया ओल्ड डेफिनेशंस का। अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि इसका लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड डेफिनेशन ऑफ किसका, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसमें प्रॉब्लम। सबसे पहला इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम्स को जानिए।
सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे एग्जाम्पल्स देते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसके लिए हम एग्जाम्पल्स देना आपको शुरू करते हैं। तो पहला चीज इसमें देखिएगा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है। कार्बोहाइड्रेट से उसका बिहेवियर कार्बोहाइड्रेट जैसे है ना। जैसे आप एक माने कंपोनेंट्स ले लेते हैं, आप कुछ ऐसे ऐसे पहले समझ लीजिए, कुछ जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है वो इस फार्मूला को मानता है, और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स है उस इस फार्मूला को नहीं मानता है। इसका मतलब है, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, तो पहला लिमिटेशन में हम देख रहे हैं कि सम कार्बोहाइड्रेट्स, CH मीन्स यहां क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, सम कार्बोहाइड्रेट्स कांट ओबे दिस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज क्या जनरल फार्मूला है, CxH2OY, जहां पर क्या हुआ x इक्वल टू क्या y, इसको ओबे नहीं कर रहा। इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कांट ओबे, कार्बोहाइड्रेट के लिए CH लिखे, इसके लिए नहीं ओबे कर रहा। तो अब क्या क्यों नहीं, कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट से कैसे नहीं ओबे कर रहा, इसके बारे में हम आपको एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट से जो आप नाम जानते होंगे C6H10 और यहां पर क्या हो गया O5, ये कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब इस कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप जानिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये है C6H10O5। अब इस फार्मूला पे इसको अप्लाई कीजिए, तो यहां पर कार्बन कितना होगा 6, तो कार्बन दे देंगे 6, और इसमें ऑटोमेटिकली लिख लेंगे H2O भी क्या होना चाहिए बताइए 6। आप गौर कीजिए H2O 6 मीन्स क्या हो गया कि H का संख्या आप देखिए गौर कीजिए, तो यहां पर हो गया इसको इसके हिसाब से C6 हो गया, H कितना हो गया 12 और O कितना हो गया 6। लेकिन देखिए ये फार्मूला आना चाहिए कार्बन डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ फार्मूला क्या है, कुछ अलग है, देख रहे हैं अलग है, CH10 है O5 है, जबकि ये नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल सारा प्रॉपर्टी सारा बिहेवियर कार्बोहाइड्रेट के शो कर रहा है। इसका नाम भी जान लीजिए, इसका नाम है रैमनोज, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया, इसका क्या नाम हो गया, रैमनोज। ये कार्बोहाइड्रेट है, लिखेंगे क्या, इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज CH मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस फार्मूला पर ये नहीं बैठ रहा। ठीक है, और कोई एग्जांपल्स अगर आपको पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जांपल नंबर अगर 2 पूछ दिया जाए, इसका नाम है डिऑक्सी राइबोज, याद रखिए क्या नाम है, डिऑक्सी राइबोज। एक प्रकार का ये भी है कार्बोहाइड्रेट, इसका जो फार्मूला होता है डिऑक्सी राइबोज का वो होता है C5 होता है, H10 होता है और O4 होता है, ये फार्मूला है डिऑक्सी राइबोज। ये बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स है, ये वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इसका फार्मूला पर बैठाइए तो C हो गया, कितना हो गया 5, गौर कर रहे हैं ना। अब H2O कितना होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए ना। तो H2O 5, तो H2 10 हो गया, O कितना हो गया 5, लेकिन O यहां पर कितना है 4। इसका मतलब इस फार्मूला के हिसाब से इसका क्या रूल होना चाहिए, इस फार्मूला के हिसाब से होना चाहिए क्या कि C5 है, H10 है और O क्या 5। लेकिन हम लोग को आया क्या, देखिए हम लोग को क्या आया, हम लोग को आया क्या, C यहाँ पर H10 आ गया, C5 आ गया, O कितना 5, लेकिन O यहाँ पर क्या है 4 है, ये तो यहाँ मैच नहीं किया। इसका मतलब ये भी कंपाउंड डिऑक्सीराइबोज इस फार्मूला को ओबे नहीं कर रहा। तो ये लिमिटेशंस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, यस हुआ। ठीक है, नंबर 2 में ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है और उसको फॉलो करता है। जैसे आप जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हम यहां पर सेकेंड पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, लिमिटेशन में सेकेंड पॉइंट्स देखिए, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओबे CxH2OY x equal to y, but
but it is not known as carbohydrates. नॉट नोन एज क्या बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप जानते हैं कंपाउंड को, एक है एसिटिक एसिड, जानते हैं फॉर्मूला CH3COOH, ओके, एसिटिक एसिड है। अब गौर करना है इसमें, इस पर कार्बन कितना देख रहे हैं, 2, तो कार्बन 2 हो गया, तो H2O को भी क्या करना है, 2। अब बताइए C2 हो गया, H कितना हो गया, 4 हो गया, O कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताइए इसमें है कि नहीं, इसमें गौर कीजिए, ये फार्मूला से आया है, इसको हम सेट फार्मूला पर किए हैं, इसको सेट कीजिए। कार्बन यहाँ भी क्या हो गया, 2, H देखिए 3 और 1 4, और O देखिए यहाँ पर O2, यही चीज सेम चीज आया कि नहीं आया। लेकिन ये तो एसिड है, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा नहीं है, और जो नहीं है वो इस फार्मूला को क्या कर रहा, मान रहा है, और जो है वो मान नहीं रहा। तेरे ओल्ड डेफिनेशन में क्या होगा, गलती हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल कहीं पूछेगा, एक एग्जांपल और बता दीजिए, तो जैसे आप एल्डिहाइड ले लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला बताइए, HCHO, इसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बताइए। H कितना हो गया, 2, उसके बाद C1 H2O, अब इस पर बैठाइए अपने फार्मूला पर, C1 हुआ तो H2O भी क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पर क्या करना है, C1 तो 1 रहने देते हैं, H कितना हो गया, 2, और O क्या हो गया, 1। अब देखिए यही फार्मूला है, इससे देखिए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यानी एक फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इस फार्मूला को क्या कर रहा है, मान रहा है, तो इट इज ऑल्सो क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया। ओके, अब इसी जद्दोजहद को हटाते हुए, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक मॉडर्न कंसेप्ट, एक न्यू डेफिनेशन आया कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, हम लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। और तीसरा एक और है लिमिटेशंस का, ये 2 पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट एक और समझ जाइए कि कार्बन वाटर के साथ, हाइड्रेट के साथ कोई हाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। केमिस्ट्री में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कार्बन पानी के साथ हाइड्रेट बना ले, ये नहीं, संभव नहीं है। तो ये कार्बन का हाइड्रेट्स नोन नहीं है केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर नोन नहीं है। तो इसमें तीसरा क्या हो गया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नॉट क्या बताओ, नोन। ये तीन ये हमारा क्या हो गया, इसमें खामी आ गया इस डेफिनेशन का, कुछ डेफिनेशन का, ओल्ड डेफिनेशन का। इसीलिए कौन कंसेप्ट आया, अब न्यू कंसेप्ट, अब न्यू कंसेप्ट आपको बता रहे। अब आया, अब आपका पॉइंट फिर स्टार देके लिखिए, थर्ड पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ किसका, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब इसमें क्या होगा, क्या इसका मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान दे, कॉमन चीज है, इसको ध्यान देना है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई सब्सटेंस हो, मान लो ये मार्कर चेक करना है कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट जानिए। इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवा दिए, पानी में डाल दिए पानी में डालने पर जो भी इस सब्सटेंस ये हाइड्रोलाइज हुआ, कुछ तो मिला, जो ये मिला, अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सो ध्यान दीजिए, अगर इसको पानी में डाले कुछ तो मिला, डालने के बाद कुछ तो मिला, अगर वो जो मिला वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, कीटोन हो, और ऑप्टिकल एक्टिव हो। कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव हो, मींस कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के मतलब उसमें काइरल कार्बन हो। कौन कार्बन, काइरल, जानते हो काइरल कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन का चारों वैलेंसी चारों अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड हो तो उसको काइरल कार्बन कहते हैं। अगर ऐसा हो तब हम उस मार्कर को या उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। समझ गए होंगे कि वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डाले के बाद वो क्या हो, डिकम्पोज हो,
डिकम्पोज हो, हाइड्रोलाइज हो, और हाइड्रोलाइज सब्सटेंस में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी उसमें कायरल कार्बन हो, तभी हम इस मार्कर या इस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। ये इसका किसका डेफिनेशन हो गया, मॉडर्न डेफिनेशन। तो इसमें लिखेंगे क्या मॉडर्न डेफिनेशन में कि दोज substances on hydrolysis gives polyhydroxy aldehyde और नहीं तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन having optical active property, ऑप्टिकल एक्टिव नेचर, अच्छा होगा नेचर लिखना। नेचर मीन्स कंटेन, यहां लिख देंगे कंटेन कौन कार्बन, कायरल कार्बन, सच उस प्रकार का लिख सकते हैं ना, सच सब्सटेंस रिगार्डेड एज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। इस सब्सटेंस का क्या नाम हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ओके, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सारा कार्बोहाइड्रेट्स इस प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। अब जैसे एसिटिक एसिड अभी क्या था, नॉन कार्बोहाइड्रेट था और वो प्रॉपर्टी फार्मूला को ओबे कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एसिटिक एसिड पर अप्लाई करेंगे ये फार्मूला तो इसको ओबे नहीं करेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, उसमें कायरल कार्बन एक भी नहीं है। ओके, तो इसके लिए मॉडर्न डेफिनेशन। लेकिन एक चीज हम ध्यान नोट कीजिएगा, ये जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होता है, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है लिंक हो जाता है और एक रिंग बनाता है, उस रिंग का नाम है हेमी एसीटल। अगर वो उसमें कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो हेमी कीटल, ये एकदम ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट में एक हेमी एसीटल एल्डिहाइड के केस में और हेमी कीटल किसके केस में, कीटोन के केस में फॉर्म होता है। तो इसमें नोट पॉइंट में याद रखिएगा, नोट पॉइंट में कि हेमी एसीटल फॉर्म बाय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब कैसे बनेगा, इसको हम ग्लूकोज जब पढ़ाएंगे इसको आप बताएंगे आपको, है ना। एंड इसमें हेमी कीटल, हेमी एसीटल, अब हेमी कीटल फॉर्म बाय पॉलीहाइड्रोक्सी किससे, कीटोन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये कौन डेफिनेशन हो गया, मॉडर्न डेफिनेशन। अगर कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आपको पूछता है तो डेफिनेशन वो नहीं लिखिएगा, डेफिनेशन आपको एग्जाम में ये लिखना है। ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन हो गया किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, बहुत अच्छा से दिमाग में गया होगा, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारा सेक्शन है, अब इसको बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको हम लोग क्या करना, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफाई करने के बाद जो प्रॉपर्टी हमको डेवलप होगा, प्रॉपर एक एक करके हमको पढ़ लेना है, होगी। तो मेन पॉइंट इसमें व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट हम जाने, कंसेप्ट जाने, और कंसेप्ट के बाद उसको क्या जानना है, हमको क्लासिफिकेशंस करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके, अब कैसे क्लासिफाई, उसका कोई आधार बेसिस होगा ना, उस बेसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब क्लासिफिकेशन करना। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या है वो जाने हैं, और इसका क्या क्लासिफिकेशन, यानी पार्ट 1 में हम लोग क्या जाने, पार्ट 1 में जाना दो चीज, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट, एंड इसका क्या क्लासिफिकेशन जानते, बता देते हैं क्लासिफिकेशन। ये हम लोग जाने हैं किस में, पार्ट 1 में। पार्ट 1 पहला सेक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसमें दो चीज के बारे में। तो ये पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता दिया। अब क्लासिफिकेशन का कोई आधार होगा, देखिए कि इसमें ऐसे ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट्स लिखेंगे शॉर्ट में CH, इसको CH भी लिखते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, इसको पहले जो हम फिर बताएं, कोई चीज पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करने का कोई आधार होता है। तो यहां पर आधार क्या होगा? पहला आधार है उसको हाइड्रोलाइसिस करवाइए, सब्सटेंस का भी बताएं। हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो जो हमको मिला उसको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर देना। आपको ये डिफाइन नहीं पूछेगा, लेकिन उसके बारे में जरूर पूछेगा। आप जो बांटे हैं इसका क्या बेसिस है, क्या आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बांटे। तो पहला आधार हो गया क्या? हाइड्रोलाइसिस। दूसरा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट जनरली स्वीट टेस्ट का होता है ना। चलो पढ़े होंगे बच्चे से, में रोटी चबाने पर मीठा लगता है। रोटी में चीनी तो नहीं है, लेकिन रोटी जो बना हुआ गेहूं से, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका जरूर नहीं, क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। जो हमारे बॉडी में वो वहाँ पर लार ग्लैंड्स होता है और उसमें टाइलिन नाम बहुत सारा वो बायोलॉजिकल फंक्शन है, उसके कारण जो जानिएगा, लेकिन मीठापन होता है। तो एक कार्बोहाइड्रेट स्वीट होता है और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मीठे नहीं होते। तो स्वीटनेस पर बांट दिए दो टाइप का। जो स्वीट होगा उसको शुगर कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, और जो स्वीट नहीं होगा उसको नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ध्यान दीजिए। और एक आधार और होगा, तो आधार का क्या नाम है? नेक्स्ट हम लोग का है कि आप उसको कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको आप एक्सप्लेन करने के लिए एक सेक्शन लीजिए। वो सेक्शन जनरली पढ़ा था, हाइड्रोलाइसिस हो गया। दूसरा टेस्ट पर हो गया। तीसरा केमिस्ट्री में वो सेक्शन क्या होता है? कोई चीज को रिएजेंट को डालिए। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, रिड्यूसिंग नेचर इसका है कि नहीं। तो बहुत सारा एजेंट डाल देते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। काम किया तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर नहीं काम किया तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट अगर रिएजेंट के अनुसार, जो दो रिएजेंट बेसिकली यूज होता है, एक टॉलेंस रिएजेंट, एक फेलिंग रिएजेंट। दोनों रिएजेंट के आधार पर उसको दो भाग में, जो पॉजिटिव टेस्ट दिया वो रिड्यूसिंग शुगर हो गया, और जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया वो क्या? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ। तो तीन जनरली बेसिस होता है क्या करने का? क्लासिफिकेशन का आधार है। तो अभी हम लोग देखेंगे पहला, इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, जहां तक दिखाई दे बताइएगा। यहां दिखाई दे रहा है? तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट से यहां पर लिख देंगे ये बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। एकदम ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से सीखना। हाइड्रोलाइसिस करके उसके आधार पर हम बांटेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसको कैसे हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा, इसको वैसे लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस के आधार पर। और तीसरा हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ रिएक्शन, माने एजेंट पर। रिएक्शन में कौन एजेंट डालेंगे? टॉलेंस, और नहीं तो क्या? फेहलिंग रिएजेंट, इस पर डालेंगे। इस बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई। एकदम ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इससे आता है, एकदम कंफर्म आता है, बोर्ड में तो आता ही है ना। अब क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो बेसिस आप जान गए। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस में यहां पर जो सब्सटेंस अभी बताया, कोई भी सब्सटेंस है, उस हाइड्रोलाइसिस करवाए, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद उसमें से एक यूनिट मिला। एक यूनिट किसका मिला? कार्बोहाइड्रेट्स का एक यूनिट हमको मिला। मैंने ऐसे कैसे चेक करेंगे एक यूनिट मिला? कि फर्दर उसको पानी में डालने पर कुछ वो दूसरा पार्ट में, दो या दो से अधिक पार्ट में वो डिवाइड नहीं हो रहा था। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो 1 यूनिट दे, 1 यूनिट के क्या करने पर? हाइड्रोलाइसिस करने पर। ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइसिस करने पर 1 यूनिट दे, उसको हम लोग कहेंगे क्या? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स याद रखिए। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। मोनोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स मीन्स स्वीटनेस, सेक्रीन से, सेक्रॉन वर्ड से बना हुआ। सेक्रॉन मीन्स होता है स्वीटनेस। तो वो हो गया एक, अगर देगा तो मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस करने पर 1 यूनिट प्राप्त हो, मोनोसेक्राइड, जिसमें आपको बहुत सारा चीज देखा गया है। सबसे छोटा है मोनोसेक्राइड्स, जो सबसे छोटा मोनोसेक्राइड्स है, ये आप जानते हैं, इसका नाम है ट्राइओज। माने 3 कार्बन का क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ट्राइओज हुआ। उससे ज्यादा होगा तो
टेट्रोज, और ज्यादा होगा पेंटोज, और ज्यादा होगा हेक्सोज, और ज्यादा होगा तो हेप्टोज। यानी 7 तक देखा गया मोनोसेक्राइड से। ये हो गया 3 कार्बन, ये हो गया 4 कार्बन, फिर इसी प्रकार कितना कार्बन का होगा, नाम समझ गए, 5 कार्बन, फिर इसी प्रकार कितना होगा 6 कार्बन, इसी प्रकार क्या होगा 7 कार्बन। तो मैक्सिमम हमको कितना तक देखा गया 7 कार्बन तक। देखिए यहां मिटा देते हैं, लिख देते हैं अच्छा से, ट्रायोज 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन, और 7 हो गया हेप्टोज 7 कार्बन। ये मोनोसेक्राइड में ध्यान दे, 3 यूनिट से लेके कहां तक मिला 7 तक, 7 कार्बन। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। फिर 8 कार्बन वाला नहीं मिला अभी तक, आगे फिर होता था एक्सपेरिमेंटल है, साइंस में हम नहीं कर सकते अभी के, इसके बाद अब नहीं मिलेगा, मिल सकता है। यहां तक ये मोनोसेक्राइड्स हुआ। 3 टू है। अब 3 वाला कौन है तो आप पढ़िएगा, आप आगे बताएंगे इसे। ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे छोटा क्या है, ट्राइओज है। और उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें देखा गया है, मोनोसेक्राइड्स के बाद दे दिया डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स है, याद रखिएगा डाइसेक्राइड्स है ना। आपके बुक में एनसीईआरटी में एक के बाद ओलिगोसेक्राइड, लेकिन ओलिगो से पहले हम लोग इसको डाई कर दे, ओलिगो में हम लोग कर दें। तीसरा बेसिस जो ओलिगो होगा इसमें हम लोग देख लें, इसको ओलिगोसेक्राइड्स जो करेंगे इसमें अलग यूनिट ओलिगोसेक्राइड्स। और चौथा जो होगा इसमें उसका नाम हम यही लिख देते हैं, फोर्थ होगा उसका नाम हो गया पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स यानी एक नया हम इंट्रोड्यूस कर दिए एनसीईआरटी से, थोड़ा सा एक्सप्रेस करके, मैंने थोड़ा सा एक्सेंट थोड़ा डाइवर्ट होके डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्यों कि इसके बारे में हमको डिटेल्स पढ़ना। डाइसेक्राइड्स में हमको 3 डाइसेक्राइड हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है। पहला डाइसेक्राइड्स आप जानते होंगे, बहुत कॉमन है, उसका नाम है सुक्रोज, चीनी, ठीक है। दूसरा बहुत फेमस है लैक्टोज, और तीसरा डाइसेक्राइड्स है उसका नाम है माल्टोज। डाइसेक्राइड्स में इसका क्या, पानी में डालने के बाद जहां जैसे ये एक मिला है 1 यूनिट, उसमें कितना यूनिट मिलेगा 2 यूनिट्स। और ओलिगोसेक्राइड्स में हमको मिलेगा 3 से 2 से ज्यादा, यानी 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके कहां तक 10 तक। तो यहां पर ओलिगोसेक्राइड्स मींस हमारा इसे लिख सकते 3 टू कहां तक 10 यूनिट ऑफ किसका, ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड 3 से 10 यूनिट तक मिलेगा तो ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो मीन्स याद रखिएगा, ओलिगो मतलब होता क्या है, तो ओलिगो मीन्स दिमाग में रखिएगा, ओलिगो एक वर्ड है लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है फ्यू। क्या मतलब होता है ओलिगो मीन्स, यहां लिख देते हैं। ओलिगो मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा, ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, कुछ। तो कुछ यूनिट मिला, 3 से लेकर कहां तक मिला बताइए 10 यूनिट तक मिलेगा, तो क्या हो गया वो ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। जैसे ट्राइसेक्राइड्स, ट्राई होता है 3 मिला तो ट्राई, 10 हुआ तो क्या डेका, डेकासेक्राइड का क्या नाम होगा ओलिगोसेक्राइड। टेट्रासेक्राइड का नाम क्या होगा ओलिगोसेक्राइड। 3 से लेकर 10 तक मिलेगा। और अगर उससे ज्यादा मिल जाए तो यहां पर क्या देखा गया, इसमें भी हमको पढ़ना है। इसमें देखा गया कि कितना मिलेगा, इसमें हमको जो मिलेगा वो 10 से ज्यादा, यानी देखा गया कि पॉलीसेक्राइड्स में हमको कम से कम जो यूनिट होता है C6 का H5 जो यूनिट अगर इसमें हम काउंट करेंगे वो यूनिट का संख्या कम से कम 100 होता है, और 100 से जाके कितना तक 3000 तक जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बड़ा यूनिट हो गया। इसमें आप याद रखिएगा कि पॉलीसेक्राइड में जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें पहला पढ़ना है हम लोग को क्या, इसमें स्टार्च, ठीक है। दूसरा पढ़ना है, नाम जानते होंगे आप, इसको सबको हमको एक्सप्लेन करना है अलग अलग करके। दूसरा का नाम है ये सेलुलोज, और थर्ड का जो नाम है इसका नाम है ग्लाइकोजेन।
वो 3 सैकराइड्स है। और ये सैकराइड्स में खासियत आप जान जाइए, ये जो सैकराइड तीनों सैकराइड हैं इसमें जो यूनिट होगा, किसका यूनिट C6H10O5 का यूनिट जो होगा वो कम से कम 100 होगा, मैक्सिमम कितना जाएगा 3000 तक। याद रखिए, बहुत यूनिट पूछ सकता है कि मैक्सिमम कहा था 3000 तक, मिनिमम कितना था 100 तक। तो ये किस किस काउंट में आएगा, पॉलीसेक्राइड्स में आ गया। तो ओके, तो हम समझ गए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। बेसिकली हम बता दिए इसका डिफरेंस, जो 12th में पूछता है कंफर्म। अब इसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे क्या क्या है, में कैसे बनेगा, कैसे हेप्टा हुआ, वो नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, अभी क्लासिफिकेशन कर डालते हैं। अब बेसिस ऑफ क्या हो, स्वीटनेस, तो 2 प्रकार का हुआ। जो चखने पर जिसका टेस्ट चबाएं तो मीठा लगे, तो मीठा लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। और जो मीठा, इसको अलग से हम बता देते, मीठा ये पार्ट्स हुआ, अब ये दोनों को हम बता देते हैं, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब उसमें स्वीटनेस में बताते हैं। ये समझ गए होंगे, ये पार्ट्स हुआ, इस पर नोट करना है। अब इस बेसिस पर देखिए स्वीटनेस के आधार पर क्या है। तो स्वीटनेस यहाँ 2 प्रकार का हो गया, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट जिसका मीठा हो, तो मीठा हो तो उसको क्या नाम दिया गया, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, शुगर कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा क्या हो गया, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बताने का जरूरत नहीं है। इसका होगा जो स्वीट टेस्ट में ना हो। ठीक है, अब इसको बता रहे हैं, देखिए। ठीक है, अब इसमें देखना है क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट है, और कैसे कौन कौन स्वीट इन टेस्ट है। प्रॉब्लम हुआ कैसे समझेंगे, जो भी मोनोसेक्राइड्स है और जो भी ओलिगोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स और क्या, डाइसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, ये तीनों जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और पानी में क्या हो गया, सॉल्युबल होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद है क्वेश्चन बना यहाँ पर, कौन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वाटर सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि ऑल क्या चीज, मोनो, डाई एंड क्या, ओलिगो सेक्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन किस में, वाटर, soluble in water and sweet in taste, sweet in taste। याद रहेगा, स्वीट इन एंड स्वीट इन टेस्ट, मिट गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहां पर देखिए सॉल्युबल लिख सकते हैं ना, सॉल्युबल इन किस में, सॉल्युबल इन लिख देते हैं यहां पर, सॉल्युबल इन किस में, वाटर, एंड स्वीट इन किस में, टेस्ट। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल देना, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। ग्लूकोज हो गया मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में शुगर हो गया यानी सुक्रोज हो गया। ये दोनों, ये क्या हो गया, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, दूसरा पार्ट से नॉन शुगर वाला में, इसमें देखिए, इसमें क्या हो गया, इस दिमाग में आ गया कि ऑल मोनोसेक्राइड डाई ओलिगो तो हो गया, तो बच गया क्या, पॉलीसेक्राइड्स। तो इसमें लिखेंगे ऑल पॉलीसेक्राइड्स, ऑल पॉलीसेक्राइड्स लिख सकते हैं ना, ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर एमोर्फस, याद रखिएगा, वहां क्रिस्टलाइन हुआ तो यहां क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड, एंड एमोर्फस सॉलिड है, एंड पानी में नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन किस में, वाटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स।
जैसे आप जान गए, एग्जाम्पल जान गए ना, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल दिमाग में आ गया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्टार्च, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लाइकोजेन, इसका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल क्या हो गया 2, निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 हो गया। तो ये किसका हो गया, नॉन शुगर का हो गया, ये किसका हो गया, शुगर का हो गया। शुगर इस आधार पर अब आया बेसिस ऑफ क्या बताइए, रिएक्शन। अब उसके आधार पर हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसमें थर्ड में इसको बेसिस पर हम बता रहे हैं, एक हो गया क्या, रिएजेंट डालेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, और क्या बताओ, फेलिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन किया तो वो पॉजिटिव टेस्ट दिया, तो पॉजिटिव टेस्ट दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो इसमें अगर देखा गया है इसके बेसिस पर दो प्रकार का या रहा, एक हो गया रिड्यूसिंग शुगर, याद रखिएगा शुगर, और एक हो गया दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर माने इसमें अगर हम एजेंट को डालें, जैसे आप जानते होंगे कुछ केमिकल्स का नाम, अगर उसमें देखा गया जैसे आप लैक्टो, जैसे डाइसेक्राइड्स में 3 बटक पड़े हैं, तो शुगर को छोड़ दीजिए, ठीक है, शुगर को छोड़ के बाकी दोनों, जैसे लैक्टोज है, जैसे क्या माल्टोज है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फ्री रहेगा, और जहां टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो वो फ्री जो रहेगा वो आपस में टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और टॉलेंस रिएक्शन के रिएक्शन करने के बाद जैसे टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट देगा उसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। दे दिया तो रिडक्शन किया तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन शुगर हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें इसे लिख सकते हैं रिड्यूस्ड विथ किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट और क्या, फेहलिंग रिएजेंट, सच carbohydrates is reducing carbohydrates, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हैं सच कार्बोहाइड्रेट्स इज क्या हो गया, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, यहां दे देते हैं CH। ठीक है, इसके लिए क्या समझना क्या है, कौन चीज फ्री रहेगा, इसका फ्री होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, फ्री होना चाहिए, फ्री होगा तभी इसमें कीवर्ड ध्यान दिए, तब ये रिएक्शन करेगा। उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, आपस में लिंक होगा, जैसे डाइसेक्राइड है तो पहला मोनोसेक्राइड दूसरा दोनों का मोनोसेक्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या जुड़ जाएगा तो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट डालने पर कोई असर वो नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इसका डेफिनेशन तो वही हो गया, लेकिन डेफिनेशन में क्या होगा, रिडक्शन ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसमें क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, FG मीन्स क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, R, फंक्शनल ग्रुप R क्या हो गया, और इंगेज, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, इंगेज होगा, आपस में जुड़े होंगे। जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो पता लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गए हैं। अगर मान लो इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका ये मोनोसाइड दूसरा, ये आपस में अगर फ्री है तो टॉलेंस रिएजेंट आएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। अगर ये आपस में जुड़ गया, आप टॉलेंस रिएजेंट वो किया, फिर ये आपस में तो पहले जुड़ा हुआ है, तब ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। अक्सर हाँ याद रखिएगा, जो अक्सर हाँ हमारा कौन चीज इस ग्रुप में आता है, जो भी हमारा पॉलीसेक्राइड्स है ना, जो हमारा क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है एंड शुगर मैंने समझे, सुक्रोज, ये हमारा सबका सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, याद रखिएगा। पॉलीसेक्राइड्स एंड क्या बताइए, शुगर, नॉन रिड्यूसिंग है। और इसमें दो याद रखिए, एक क्या क्या नाम है, लैक्टोज, एग्जाम्पल पूछता है, एक लैक्टोज एंड दूसरा क्या याद रखिए, माल्टोज।
ये हमारा क्या है, ये कैसा है, रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फ्री है, इंगेज नहीं है। इसका C1 C4 इंगेज रहता है, C2 इसका फ्री है, C1 इसका एक का फ्री रहता है, तो ये रिएक्शन करेगा। जबकि इसमें क्या होता है, सुक्रोज में क्या होता है, C1 C2 एक का अल्डिहाइड ग्रुप, एक का कीटोन ग्रुप, दोनों आपस में क्या होता है, जुड़े रहते हैं, तो ये फिर रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कौन से क्वेश्चन आता है, कौन सा डाइसेक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है, तो क्या नाम है, सुक्रोज। ऑल पॉलीसेक्राइड तो नॉन रिड्यूसिंग होबे करेगा, लेकिन कौन सा डाइसेक्राइड होगा, तो इस पे डाइसेक्राइड में आ जाएगा। ठीक है, और इस डाइसेक्राइड में, इसमें बहुत सारा डाइसेक्राइड आता है, जैसे आप स्टार्च का इसका पॉलीसेक्राइड के नाम सुने हैं, अभी बोले हैं क्या, स्टार्च है। स्टार्च के बाद क्या पढ़े हैं, सेलुलोज है। सेलुलोज के बाद क्या बोले हैं, ग्लाइकोजेन है। ग्लाइकोजेन के बाद क्या है, डेक्स्ट्रीन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डेक्स्ट्रीन, क्या नाम है, डेक्स्ट्रीन। ये डेक्स्ट्रीन भी, ये भी क्या है हमारा, किस ग्रुप में आ जाएगा, पॉलीसेक्राइड्स ग्रुप में। ये ऑल आर क्या, नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो ये जो पार्ट अभी हम लोग डिस्कस किए, ये किसके लिए हो गया, क्लासिफिकेशन कर दिए, किसका, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। पहले कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ओल्ड डेफिनेशन था, क्या उसका लिमिटेशन था, वो बता दिए। न्यू डेफिनेशन क्या आया, वो बिल्कुल सही हो गया। अब वो सारा जो कार्बोहाइड्रेट सही में है, वो न्यू डेफिनेशन को ओबे करता है। ओल्ड में घामी था। और कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, क्या आधार हुआ, तो पहला क्या पढ़ लिए, हाइड्रोलाइसिस। दूसरा क्या पढ़ लिए टेस्ट। और तीसरा क्या पढ़ लिए, इसमें टॉलेंस रिएजेंट और फेयरिंग, केमिकल बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन, ये भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्या पढ़ लिए, पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में अब मोनोसेक्राइड स्टार्ट करेंगे, फिर डाइसेक्राइड, फिर पॉलीसेक्राइड्स। ओके, उम्मीद करते हैं कि जरूर आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे और अपने नॉलेज को इनहेंस करेंगे। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देखिए, अपना नोट्स बनाइए, फेयर बनाइए, कंपटीशन के लिए भी उपयोगी हुआ, अब बोर्ड के लिए तो पूरा का पूरा है 100% एनसीईआरटी, उससे कुछ ज्यादा ही बता दिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।